अस्सलाम वालेकुम। काला पुजारी एपिसोड 3। सोते में पता नहीं कितनी देर गुजरी थी कि अचानक किसी खटके से आंख खुल गई। आंख खुलने की वजह समझ में नहीं आई, लेकिन खटका दोबारा हुआ और मेरी निगाहें दरवाजे के उस रोशनदान की तरफ उठ गईं जो हवा और रोशनी के लिए बनाया गया था। खटका उसी रोशनदान में से हुआ और उस रोशनदान में जो कुछ नजर आया उसने एक लम्हे के लिए मेरे बदन में खून मुंजमद कर दिया। न जाने क्या शय थी। अगर वो बिल्ली थी तो इतना बड़ा चेहरा मैंने कभी किसी बिल्ली का नहीं देखा। बहुत बड़ा चेहरा था जो रोशनदान के तूलो अर्ज में समाया हुआ था, और उस चेहरे में 2 आंखें, 2 जलते हुए बल्ब जिनका रंग नीला था और जिनमें 2 सुरख पुतलियां सीधी खड़ी नजर आ रही थीं। ये आंखें मेरा ही जायजा ले रही थीं। मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ती नहीं। कोई शेर तो हो नहीं सकता, यकीनन वह बिल्ली ही थी। वैसे भी राणा हरीश मुखर्जी शिकारी जरूर थे, लेकिन मुझे बिल्कुल इल्म नहीं हो सका था कि उन्होंने अपनी इस हवेली में कोई शेर भी पाला हो। और फिर बिल्ली और शेर के चेहरे में जो एक फर्क होता है वो नुमाया था। मैं पथरीली निगाहों से रोशनदान से झांकती हुई उन आंखों को देखता रहा जो मुझ पर सिहर तारी कर रही थी। फिर अचानक ही वो चेहरा रोशनदान से अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे का जिस्म चेहरे की निस्बत काफी छोटा था और अब ये अंदाजा हो रहा था कि वो कोई पुरस्कार बिल्ली है। रोशनदान से वो एक कॉर्नर्स पर कूदी और मुकम्मल तौर पर मेरी निगाहों में आ गई। मेरे हाथ पांव जैसे बेजान हो गए। मैं उन्हें हिलाने के बावजूद नहीं हिला सकता था। बिल्ली कॉर्नर से नीचे कूदी। मैं उसे देख रहा था, लेकिन ना तो मेरे मुंह से कोई आवाज निकल सकी थी, ना मैं हुश हुश करके उसे भगा सकता था। बिल्ली आगे बढ़ी और मेरी मसैरी जोर से हिली। वो गद्दे पर चढ़ गई। मैं अब क्या करूं? वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। सबसे पहले उसने मेरे पांव सूंघे, एक पांव, फिर दूसरा पांव, और वहां से आगे बढ़कर मेरे हाथों को सूंघने लगी। और फिर वो मेरे सीने पर चढ़ गई। उसका वजन कुछ भी नहीं था और वो दबे कदमों मेरे चेहरे की जानिब बढ़ रही थी। उस वक्त की बेबसी को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि मेरा बदन बेजान था और मैं कोई मदाखलत नहीं कर सकता था। बिल्ली मुझे सूंघती रही और फिर अचानक ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखने लगी। उसी वक्त एक और बिल्ली उसी रोशनदान से नमूदार हुई और बराहे रास्त उस बिल्ली पर कूद पड़ी। पहली बिल्ली एकदम झुकाई देकर मसैरी से नीचे उतरी, लेकिन दूसरी बिल्ली उससे ज्यादा तेज और तंदुरुस्त थी। उसने एक लम्हा न दिया और पहली बिल्ली पर हमलावर हो गई, और इसके बाद दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गईं। उनके हलक से भयानक आवाजें निकल रही थीं और उन्होंने एक दूसरे की गर्दनें दबोचने की कोशिश जारी रखी। मैं फटी फटी आंखों से ये जंग देखता रहा। दोनों बिल्लियां इंतहाई खूंखार अंदाज में एक दूसरे को भंबोड़ रही थीं और मैं बदस्तूर उन्हें देखे जा रहा था। ऐसी खौफनाक लड़ाई मैंने पहले कभी नहीं देखी। बिल्लियां एक दूसरे को खत्म करने की कोशिशों में मसरूफ थीं और दूसरी बिल्ली पहली बिल्ली पर हावी होती जा रही थी। पहली बिल्ली भागने की कोशिश में थी, चुनाचे उसने पांव दबाए और एक लंबी छलांग लगाकर कॉर्नर्स पर चढ़ गई, फिर वहां से रोशनदान की तरफ, जबकि दूसरी बिल्ली ने इस बार भी जबरदस्त जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा किया और नीचे से बराहे रास्त रोशनदान पर छलांग लगाई। रोशनदान के सिरे पकड़ने में नाकाम हुई, लेकिन नीचे गिरते ही वो फिर तड़पी और उसने भी कॉर्नर्स पर छलांग लगाई, फिर यहां से रोशनदान पर और रोशनदान से दूसरी तरफ कूदी। जैसे ही बिल्ली निगाहों से ओझल हुई, मेरे बदन में जैसे जान आ गई। मैं फुर्ती से अपनी जगह से उठा और खड़ा हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने तेज रोशनी जलाई और इधर उधर देखने लगा, लेकिन बेसूद। हाँ, जमीन पर खून के चंद कतरे जरूर नजर आ रहे थे। दोनों बिल्लियां लड़ ही इस अंदाज में रही थी कि जख्मी हो गई थी, मगर ये चक्कर क्या था? एक बात जो मेरे दिल में बार बार आ रही थी, और वो ये बात थी कि वो बिल्लियां नहीं। वैसे तो मेरी जिंदगी ही पुरस्कार वाकयात का मजमुआ बनकर रह गई, लेकिन ये वाकया बहुत भयानक था। पहली बिल्ली कौन थी और मुझे क्यों सूंघ रही थी और क्या चाहती थी वो? और फिर दूसरी हमलावर बिल्ली अपने तौर पर बहुत सी क्या साराइयां कर सकता था, लेकिन हकीकत तो अल्लाह ही जानता था। मैं सोचने लगा कि अब मुझे करना क्या चाहिए। क्या इसी कमरे में सोता रहूं या फिर कमरे से निकलकर बाहर का चक्कर लगाऊं? अब इतना भी बेहिस नहीं था कि आराम से कमरे में बैठ जाता। मुझे कमरे से बाहर निकलना था और बाहर जाकर देखना था कि सूरत हाल क्या है। मैं कमरे से बाहर निकल आया। तहद्दे निगाह पुरस्कार खामोशी छाई हुई थी। हवेली में तमाम ही लोग सो चुके थे। बहुत दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। अपने कमरे के अकब तक जाने के लिए मुझे काफी लंबा चक्कर काटना पड़ता, लेकिन मैं देखना चाहता था कि बाहर किसी बिल्ली की लाश तो नहीं पड़ी हुई। यह भी अंदाजा था कि हवेली में यकीनन रात के चौकीदार भी होंगे। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मैं इससे यही कहूंगा कि कमरे के अंदर तबीयत में घुटन हो रही थी। चुनाचे थोड़ी सी सैर के लिए बाहर निकल आया।
ये सोचकर मैं बाहर निकला और लंबा चक्कर लगाकर आखिरकार अपने कमरे के अकब में पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर मैंने उस रोशनदान को देखा जिससे बिल्ली अंदर आई थी। ये भी एक दिलचस्प बात थी कि रोशनदान तक पहुंचने का बज़ाहिर कोई जरिया नहीं था। हाँ, उससे कुछ फासले पर एक दरख्त जरूर था जिसकी शाखें उस रोशनदान तक पहुंचती थीं, लेकिन बिल्कुल उससे मिली हुई नहीं थी। उन शाखों से रोशनदान का फासला भी कोई 5 या 6 गज का होगा। यहाँ से बिल्ली ने अगर लंबी छलांग लगाई होगी तो ये एक बड़ी बात थी, लेकिन सवाल यह था कि वो बिल्ली आखिर क्या चीज थी और क्या चाहती थी। लेकिन यह अंदाजा थोड़ी देर के बाद हो गया कि कोई बात किसी भी तौर समझ में नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं वापस अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया। रोशनदान को बंद करने का तो कोई जरिया नहीं था। अलबत्ता 2-3 घंटे तक मैं ये सोचता रहा कि कहीं उन दोनों में से कोई बिल्ली दोबारा रोशनदान में नमूदार ना हो। कई बार मुझे यूं वहम सा हुआ जैसे कि 2 आंखें मुझे घूर रही हों, लेकिन यह सिर्फ मेरा वहम ही था। इसके बाद मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा और आखिरकार नींद आ ही गई। दूसरे दिन जागा तो तबीयत बुझी बुझी सी थी। पूरा बदन थका थका सा महसूस हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे रात भर मुशक्कत की हो। ऐसा होने की वजह समझ में नहीं आई, लेकिन गुजरे हुए वाकयात एकदम जहन में आ गए। बिल्लियों की आमद, उनकी लड़ाई, दोनों एक दूसरे की बदतरीन दुश्मन लग रही थी। बहुत देर तक मैं कुछ सोचता रहा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर इसके बाद मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मेरे मुंह से आवाज निकली, वाह मेरे वालिद मोहतरम, यार कोई ढंग का काम करते तो मैं भी कोई ढंग का इंसान होता। तावीज़ गंडों की कमाई से परवरिश की और इसके बाद ऐसा पुरस्रारियत के जाल में फंसाया कि आज तक मजे ही मजे हैं। अच्छा खैर भाई, जो कुछ है ठीक है, लेकिन इस वक्त बड़ी बुरी हुई थी जब जिंदगी ही खतरे में पड़ गई। बज़ाहिर तो यूं लग रहा था जैसे बचने की कोई उम्मीद ही ना हो, सजाए मौत ही हो जाती। और इसके बाद ये भी जाहिर था कि हिंदू बदतरीन दुश्मन हो गए थे और एक तरह से उनकी दुश्मनी बजा भी थी, किसी भी चक्कर में आकर किया हो। लेकिन मैंने उस हिंदू बच्चे को ज़िबा कर दिया था बड़ी बेदर्दी के साथ। बाहर कुछ नुस्वानी कहकों की आवाज़ सुनाई दी तो ख्यालात का सिलसिला टूट गया। महल में बहुत सारी बांदियां भी थीं, वही हंसती हुई गुजरी होंगी। बाज ना रहा गया, अपनी जगह से उठा, दरवाज़ा खोला और ज़रा सी झिरी करके बाहर झांका। जो कोई था गुजर गया था। मैंने दरवाज़ा दोबारा बंद किया और गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। अलबत्ता ज़रा तबीयत सैर करके नहाया था, लिबास भी तब्दील कर लिया। बाहर निकला ही था कि फिर वही नुस्वानी हंसी सुनाई दी। ये वही नहीं था। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और 2 नौजवान लड़कियों ने अंदर झांका। आइए, मैंने कहा। नहीं महाराज, बड़े महाराज ने कहा है कि जाकर देखें कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, और ये भी कहा था कि अगर आप जाग रहे हो तो थोड़ी देर के बाद बड़े महाराज के पास नाश्ते के लिए नाश्ते के कमरे में आ जाइए। राणा साहब ने कहा है। हाँ, वो खुद कहाँ है? अभी तो वो अपने कमरे में ही है। ठीक है, जब वो नाश्ते के कमरे में पहुंच जाएं तो मुझे खबर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है महाराज, एक लड़की ने अदब से कहा और इसके बाद वापस चली गई। मैं खामोशी से देखता रहा। फिर मैंने उस रोशनदान की तरफ देखा और आंखें बंद करके गर्दन हिलाने लगा। मेरे जहन में वो 2 आंखें उभर आईं जो गैर इंसानी आंखें थीं। बड़ी बड़ी लेकिन खौफनाक, सीधी खड़ी हुई पुतली। उन आंखों को देखकर ही इंसान के अंदर दहशत की कपकपी दौड़ जाए। ये बातें सोचता हुआ मैं देर तक वहीं बैठा रहा, माजी पर गौर कर रहा था और ये भी गौर कर रहा था कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। फैसला तो करना ही था। शास्त्री ने मुझे काली देवी के इमा पर यहाँ भेजा था। पहले तो ये बात ही मज़का खेज थी कि मैं काली देवी का दास बन चुका था। एक मुसलमान घराने में पैदाइश हुई, जिंदगी मुसलमान बनकर ही गुजरी। ईद बकरा ईद की नमाजें भी पढ़ता रहा। यह अलग बात है कि ये नमाजें वालिद साहब की वजह से ज्यादा बाकायदगी से पढ़ लेता, वरना वही अपना दिल सनम आशना था और यह सनम आशनाई ही जान का अजाब बन गई। थोड़ी देर के बाद बुलावा आ गया और मैं मुलाजमा के साथ उठकर उस कमरे की जानिब चल पड़ा जहां राणा हरीश मुखर्जी नाश्ते पर मेरा मुंतजिर था। कुछ राहदारियां तय करने के बाद मैं उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गया। मुलाजमा ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और दरवाजा खुल गया। फिर मुझे अंदर जाने का इशारा किया। बहुत ही वसी कमरा था। उसके दरमियान में बहुत ही खूबसूरत शीशे की मेज थी जिसमें कोई 25 कुर्सियां लगी हुई थीं, लेकिन वहां सिर्फ 2 अफराद बैठे हुए थे, एक राणा हरीश मुखर्जी और दूसरी एक संगे मरमर की मूर्ति। मेरी निगाह एक लम्हे के लिए उसकी जानिब उठी और इसके बाद जैसे पथरा कर रह गई। इतने हसीन नकूश, इतना खूबसूरत चेहरा, सही मायनों में मुगलिया हुस्न का शाहकार मालूम होती थी। कद्दो कामत का अंदाजा बैठे हुए होने की वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन जिस्म बहुत तंदुरुस्त था। और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो उसकी आंखें थीं, बड़ी बड़ी इंतहाई खूबसूरत आंखें।
लेकिन उन आंखों की पुतलियां बिल्कुल सीधी थीं। एक लम्हे के अंदर किसी पुरस्कार बात का अंदाजा हो जाता। मैंने पलकें झपकाईं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया। हरीश मुखर्जी ने मुस्कुराकर गर्दन खम की और मुझसे बोला, आओ आगे तो आओ। मैं एकदम शर्मिंदा सा हो गया। किसी को इस तरह घूरना बहुत ही बुरी बात थी, लेकिन अब क्या करता। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेज के नजदीक पहुंच गया तो हरीश मुखर्जी ने कहा, बैठो। मैं झिझक कर उसे देखने लगा तो उसने कहा, बैठो। जी शुक्रिया। वैसे मुझे अपने मर्तबे का एहसास है। अभी तुम हमारे मेहमान हो, बाद में तुम्हारी इजाजत के साथ हम तुम्हें अपने साथियों में शामिल करेंगे। हम मुलाजिम किसी को नहीं कहते, और फिर एक ऐसे माहिर शिकारी को जिसने हमारी जान भी बचाई हो मुलाजिम कहना बदअखलाकी है। जी। मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मेरी निगाह उस औरत की जानिब नहीं उठ रही थी। राणा हरीश मुखर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोष तुम्हारा नहीं है, ये हमारी बेगम रूप गजनाली हैं, और सही मायनों में इनका रूप गजनाली ही है। इन्हें एक निगाह जो भी देखता है इसी तरह पथरा कर रह जाता है। तुम पर अगर ये कैफियत तारी हुई है तो हमें बुरा नहीं लगा, बल्कि हम तो ये सोचकर हमेशा फख्र करते हैं कि ऐसी सुंदरता हमारे हिस्से में आई है। मुआफी चाहता हूँ। मेरी निगाहें वाकई रानी जी पर जम गई थीं। कोई बात नहीं है, तुम इन्हें दोबारा देख सकते हो, हरीश मुखर्जी ने कहा और कहकहा लगाया। लेकिन मेरी निगाहें एक बार फिर रूप गजनाली की तरफ उठ गईं और मेरे जहन में छनाके हो रहे थे। तो ये है रूप गजनाली जिसके लिए मुझे इस हवेली में भेजा गया है। वो मुस्कुरा दी। तब मैंने उसे देखा। उसकी पेशानी पर पट्टी बंधी हुई थी। इसके अलावा गर्दन और दाहिने जबड़े पर टेप लगी हुई थी, लेकिन आंखें वही थीं, पहली बिल्ली जिसे मैंने रोशनदान में देखा, और बाद में उसकी झड़प बड़े खूंखार अंदाज में हुई। तो क्या ये जख्म और क्या ये औरत वही बिल्ली है? ये सोच एक लम्हे के लिए मेरे जहन में उभरी, लेकिन अपने आप को संभालना जरूरी था। राणा हरीश मुखर्जी ने कहा, ये सोते में चलने की आदी हैं। ये वो बीमारी है जिसका कोई इलाज आज तक नहीं हो सका। बहुत से हादसे पेश आ चुके हैं। रात को उठकर कहीं चल पड़ी थी, एक खिड़की से टकराई जिसमें शीशा लगा हुआ था। शीशा चूर चूर हो गया और ये कई जगह से जख्मी हो गई। राणा हरीश मुखर्जी ने मेरी तवज्जो पर गौर करते हुए कहा, और मैं एक बार फिर खजल हो गया। मैंने खामोशी से गर्दन झुका दी। लेकिन अब ये बात मेरे जहन में जड़ पकड़ चुकी थी कि रात को बिल्ली की शक्ल में आने वाली यही औरत थी, और वह दूसरी बिल्ली कौन हो सकती है? फिर मेरे जहन में राजवती आई। राजवती भी ऐसे ही पुरस्कार किरदार थी। रात को जिस अंदाज में दोनों में खौफनाक जंग हुई थी और जिस तरह दोनों ने एक दूसरे को भंबोड़ा था, उससे तो यही अंदाजा होता था कि राजवती भी उतनी ही जख्मी होगी जितनी रूप गजनाली नजर आ रही थी। ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। राणा हरीश मुखर्जी ने कहा, असल में तुम्हें रानी जी से मिलवाना जरूरी था। मैंने तुम्हारे बारे में इन्हें पूरी तफसील बताई है। हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तुम्हें यह बात बताने की जरूरत तो नहीं है कि मेरा बेहतरीन मशगला शिकार है। मैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जंगलों और सहराओं में मुहिमजोई कर चुका हूँ। इस बार भी हमारा इरादा हिमालय की तराइयों में उन पुरस्कार इलाकों में जाने का है जहाँ इंसानी कदम बहुत कम पहुंचे हैं। बस यूं समझ लो कि हम उन इलाकों में दूर तक जाना चाहते हैं। हमारे पास एक पूरा मंसूबा है जिस पर हम तुमसे बाद में बातें करेंगे। तो ये समझ लो कि रानी रूप गजनाली का एक माजी है, और वो माजी की तलाश में उन इलाकों तक जाना चाहती है, क्योंकि मामला सैरो शिकार का है और वो भी जानती है कि मैं शिकार का रसिया हूँ। इसलिए तुम ये समझ लो कि तुम्हारी मौजूदगी हमारे साथ हमारे लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होगी। जब मैंने रानी रूप गजनाली से तुम्हारा तज़किरा किया और तुम्हारी तफसील बताई तो वह बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि तुम तो बेहतरीन इनाम के काबिल हो, और उन्होंने ये भी कहा कि वो जरूर तुम्हें कोई ऐसा इनाम देंगी जो उनकी हैसियत के मुताबिक और तुम्हारे शायान शान हो। ऐसा इनाम के जिससे लोगों को अंदाजा हो सके कि एक पतिव्रता अपने पति का जीवन बचाने वाले के लिए कितना कुछ करती है। खैर छोड़ो इन बातों को। तो मैं तुम्हें पूरे प्रोग्राम से आगाह करूंगा। हमें रास्तों के रास्ते भी बनाने होंगे, और उसके बाद हमें एक पुरस्कार मुहिम सर अंजाम देनी है। रानी साहिबा से तुम्हारी अक्सर मुलाकातें होंगी। मैं तो सिर्फ खूंखार दरिंदों का दुश्मन हूँ। अब ये किस किस की दुश्मन है ये खुद ही बता सकती हैं। रानी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज भी नहीं निकला था। इतनी देर में मुलाजमाएं आ गईं। उन्होंने मेज पर नाश्ता लगाना शुरू कर दिया। जाहिर है एक इतने बड़े जागीरदार के लिए नाश्ता लगाया जा रहा था। पूरी मेज भर दी गई। 3 अफराद के लिए कम से कम 30 अफराद का नाश्ता था। राणा हरीश मुखर्जी ने कहा, और अब थोड़ी देर के लिए ये बात भूल जाओ कि हमारा तुम्हारा क्या नाता है और खाने में जुट जाओ। मैंने तकल्लुफ नहीं किया। नाश्ते के बाद अचानक ही रूप गजनाली खड़ी हो गई। मैं चलती हूँ राणा जी, जरा आराम करूंगी, जख्मों में तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। राणा हरीश मुखर्जी भी खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, तुम आराम करो राजहंस। जैसा कि मैंने तुमसे कहा
कि हम बहुत जल्द तुम्हें अपने प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और तुमसे ये भी पूछेंगे कि तुम हमारे साथ खुशी से चलने के लिए तैयार हो या नहीं। तुम हमारे दोस्त हो और हम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने भी आपको अपने बारे में बता दिया था राणा हरीश मुखर्जी कि मैं इस संसार में अकेला हूँ और अच्छे लोगों का साथ मेरी सबसे बड़ी दिलचस्पी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं भी खुशी से आपके साथ जाने पर तैयार हूँ। तब तुम हमारे साथ रहकर खुशी रहोगे। हमारी हवेली बहुत बड़ी है और हमने इसे खूबसूरती से सजाया है। जाओ तुम इसका नजारा करो, राणा हरीश मुखर्जी ने कहा और मैंने गर्दन खम कर दी। फिर उन दोनों के बाहर निकलने से पहले ही मैं बाहर निकल आया, लेकिन मेरे ज़हन पर एक अजीब सा खुमार तारी था। मेरी हुस्न परस्त फितरत ना जाने आने वाले लम्हात में क्या क्या गुल खिलाने वाली थी। अब मेरे ज़हन में रानी रूप गजनाली ही थी और उसका एक एक नक्श उसके सीहर में गिरफ्तार किए हुए था। कितनी हसीन है कमबख्त, संगे मरमर की मूरत ही मालूम होती है। जब वो खड़ी हुई थी तो मैंने उसके सरापे पर गौर किया था। ऐसे ही लगता था जैसे संगे मरमर की कोई मूर्ति हो और उसे इंसानी शक्ल में तराश दिया गया हो। बाद में वहां से आगे बढ़ा और अपने कमरे में पहुंच गया। मेरे जहन में राणा हरीश मुखर्जी के अल्फाज आ रहे थे। किसी मुहिम का तज़किरा कर रहा था जो हिमालय की तराइयों में की जाने वाली थी। मेरे लिए भी सब कुछ अजनबी और नया नया सा था। ठीक है, शिकार की तरबियत दी गई थी और ये काम शास्त्री ने किया था। फिर अचानक ही मेरे जहन में राजवती आ गई। मुझे तो ये यकीन था कि पहली बिल्ली रूप गजनाली है। रूप गजनाली के बारे में काली देवी ने मुझे बताया था कि वो उसकी रकीब और दुश्मन है। रूप गजनाली ही की वजह से मुझे यहाँ भेजा गया। अब आने वाले वक्त में मुझे काली देवी की तरफ से क्या हदायत मिलती हैं, ये तो मुझे बाद में ही मालूम हो सकेगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं। अब जो कुछ हुआ है वो तो हो ही चुका है। अब देखना यह है कि इसके बाद जिंदगी कौन कौन से रास्ते मुतय्यन करती है। राजवती का ख्याल आते ही मैं अपनी जगह से उठा और उसकी तलाश में चल पड़ा। मैं हवेली देखने के बहाने एक एक इलाके में घूमता रहा और फिर एक इलाके में मुझे राजवती नजर आ गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत कमरे से बाहर निकली थी। मैं उस वक्त उसी राहदारी में था। राहदारी में वो कमरा वाक़ई था और उसका रुख मेरी ही जानिब था। मेरी तरफ देखकर वो ठिठक कर रुकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब आ गई। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अब तुम हमें अच्छे लगने लगे हो। यकीन करो, अब से कुछ देर पहले हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे और ये सोच रहे थे कि किसी तरह हम तुमसे कहें कि तुम हमसे आकर मिलो। तुमसे मिलना हमें अच्छा लगता है। ये तो तुम्हारे जी की बड़ाई है, वरना मैं तो घर का एक मुलाजिम हूँ। मगर लोग तो कहते हैं कि तुम मुलाजिम नहीं हो बल्कि मेहमान हो। असल में राणा हरीश मुखर्जी बहुत बड़े दिल वाले हैं और अपने जानने वालों के साथ बड़े एहसान का सलूक करते हैं। एक छोटा सा काम किया था मैंने। जाहिर है मैं भी शिकारी हूँ। शेर उन पर लपक रहा था कि मैंने उस पर गोली चला दी और वह मर गया। और तुम कहते हो कि ये छोटा सा काम है। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। नहीं करता। हमसे बहस करोगे। राजवती भी थोड़ी सी खिसकी हुई मालूम होती थी। मुझे रात की दूसरी बिल्ली याद आ गई और मैंने राजवती को गौर से देखा, मगर उसका चेहरा बेदाग था। उस पर कोई निशान नहीं था, जबकि रूप गजनाली अच्छी खासी जख्मी हुई थी। इसका मतलब है कि रात को उस पर हमलावर होने वाली दूसरी बिल्ली राजवती नहीं थी। मेरा जहन इधर से साफ हो गया और उसी लम्हे फिर मुझे एक ख्याल आया कि क्या वो खुद काली देवी हो सकती है। किस सोच में डूब गए हो। हालांकि दिन का वक्त है, मगर हमारी इस हवेली के पिछले हिस्से में एक इतनी खूबसूरत जगह बनी हुई है कि देखोगे तो खुश हो जाओगे। आओ हमारे साथ। जो आज्ञा कुमारी जी की, मैंने कहा और वह मुड़कर वापस चल पड़ी। मैंने उसके कदमों से कदम मिला दिए और उसके पीछे पुरअदब अंदाज में चल रहा था, लेकिन मेरी निगाहें उसका तवाफ कर रही थीं। कमबख्तों ने हुस्न के वो खजाने पाए थे कि इंसान का ज़हनी तवाजुन ही खराब हो जाए। मैं उसे देखते हुए चलता रहा। आगे जाके राहदारी दूसरी सिमत मुड़ गई। यह हवेली का पिछला हिस्सा था। एक जगह से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरती थीं और उस तरफ का मंजर वाकई ऐसा था जैसा राजकुमारी ने कहा। उधर बहुत ही हसीन किस्म के पत्तों वाले दरख्त फैले हुए थे और उन्होंने इस तरह एक साइबान बनाया हुआ था कि उसके नीचे ठंडक ही ठंडक थी। साइबान के चारों तरफ बहुत ही हसीन फूलों के तख्ते लगे हुए थे और उनसे भीनी भीनी खुशबू फिजा में नशर हो रही थी। उसके नीचे सफेद रंग की बहुत ही खूबसूरत कुर्सियां बनी हुई थी जो हंस की सूरत थी। अचानक ही राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा नाम राजहंस है ना? जी। देखो हमने कितने राजहंस जमा कर रखे हैं। उसने सफेद रंग की कुर्सियों की तरफ इशारा करके कहा। हाँ वाकई, और अब इनमें एक का इजाफा और हो चुका है। ठीक कहते हो, उसने कहा और हंस पड़ी और फिर बोली, बैठो। ये अदब के खिलाफ होगा। देखो, हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारा एहतराम करे, पर हर वक्त ये अच्छा नहीं लगता। इस वक्त हम तुमसे बैठने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हमारे हुक्म की तामील के लिए बैठ जाओ।
मैं मुस्कुरा कर बैठ गया। तुम बहुत सुंदर हो, मन चाहता है कि तुम्हें देखा ही जाता रहे। वैसे हमारे बारे में क्या जानते हो? आप राजकुमारी जी हैं, महाराज राणा हरीश मुखर्जी की बहन। हाँ, सब यही कहते हैं, लेकिन हम अपने बारे में जो कुछ जानते हैं वो बहुत अलग है। क्या? मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। हमारी कोई माँ और बाप नहीं है, हम एक दरख्त में उगे थे। जी? मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। मुझे यूं लगा जैसे वो मुझसे मजाक कर रही हो। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। हम दरख्त में उगे थे, हम वहीं पले बड़े, और फिर हमारा वजन ज्यादा हो गया तो जमीन पर गिर पड़े। राणा साहब हमें उठा कर ले आए और उन्होंने हमें अपनी बहन बना लिया। बस ये है हमारी कहानी। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। पहली बार मुझे यूं लगा जैसे उसका दिमागी तवाजुन ठीक ना हो। लेकिन मुझे अंदाजा लगाना था कि रात जो बिल्लियां आपस में लड़ी थीं, उनमें से एक ये तो नहीं, और अंदाजा ये हो रहा था कि ये नहीं है। पूरा दिन गुजर गया। राणा हरीश मुखर्जी ने इसके बाद मुझे खाने वगैरह या शाम की चाय वगैरह पर तलब नहीं किया। ये चीजें मुझे मेहमान खाने ही में मिली। रात हो गई और मैं इंतजार करने लगा कि आज भी कहीं बिल्लियों वाला खेल दोबारा ना शुरू हो जाए। खेल शुरू हुआ, लेकिन बिल्लियों वाला नहीं था। कोई 12:30 बजे का वक्त था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं पूरी तरह जाग रहा था और सोचों में गुम था। दस्तक सुनकर मैं चौंक पड़ा और मैंने दरवाजे की जानिब देखा। दस्तक दोबारा सुनाई दी तो मैं अपनी जगह से उठा और दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा मैंने खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि ये काली देवी थी, लेकिन आम और सादा से लिबास में, जैसे लिबास लड़कियां पहना करती हैं। पीछे हटो, मुझे अंदर नहीं आने दोगे? उसने मुझे हैरान खड़े हुए देखकर कहा और मैं जल्दी से पीछे हट गया। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं आई हूँ। हाँ, तुम यहाँ? ये तुम्हारे चेहरे पर जख्म कैसी हैं? मैंने उसे देखते हुए कहा। खड़े ही खड़े सारे सवालात पूछ लोगे या अंदर भी आने दोगे? आओ आओ, मैंने कहा। दरवाजा बंद कर दो। करता हूँ। मैंने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। काली बेशक उस वक्त जख्मी थी, लेकिन बहुत ही दिलकश लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और मेरी मसारी पर बैठ गई। मैं उसके सामने खड़ा था। आओ बेवकूफ आदमी, बैठो, वो बोली, और मैं उसके बराबर मसारी पर जा बैठा। तुम्हारे ये जख्म? मैंने सवाल किया। हाँ, पिछली रात ही लगी हैं, वो बोली। पिछली रात? अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मेरी लड़ाई हुई थी ना रात को। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि वो दूसरी बिल्ली तुम थी? हाँ, वो तुम्हें सूंघ रही थी। जानते हो क्यों? मैं नहीं जानता। वो तुम्हारे बदन में खुशबू तलाश कर रही थी। मेरे बदन में खुशबू? हाँ। कैसे और क्यों? बस वो देखना चाहती थी कि मैंने कोई रात तुम्हारे साथ गुजारी है या नहीं। मेरा मतलब है एक औरत की तरह। ये बात है। मगर उसे इस बात की तशवीश क्यों थी? ये एक लंबी कहानी है जो अभी तुम्हें नहीं सुनाई जा सकती। मगर रूप गजनाली बिल्ली कैसे बन गई, ये तुम्हें समय बताएगा। फिर इस वक्त तुम क्या बताने आई हो? ये कि शायद अब बहुत समय तक मैं तुम्हें ना मिल सकूं। तुम्हें सारी तफसील बता दी गई है। रूप गजनाली मेरी दुश्मन है और वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है। वो एक ऐसी हस्ती को बचाना चाहती है जो मुझे नुकसान पहुंचाने के दर पे है, और अगर वो हस्ती बच गई तो मुझे रूपोश होना पड़ेगा, वरना वो मेरा सारा भरम खत्म कर देगी। वो बहुत बड़ी जादूगरनी है और रूप गजनाली उसकी दास। रूप गजनाली को उसकी मंजिल तक जाने से रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और तुम्हें यही काम करना है। वो कहाँ जाना चाहती है? मैंने कहा ना, मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया, बाकी तुम्हें समय बताएगा। एक बात का जवाब तुम और दे दो मुझे। हाँ बोलो। इस सारी कार्रवाई में मुझे असल में क्या करना होगा, और मुझे इसका सिला क्या मिलेगा? अगर तुम सही मायनों में अपने काम को सरंजाम दे सके तो मैं अपना वरदान दूंगी, तुम महान पुरुष बन जाओगे। एक बहुत बड़े अवतार, काली के अवतार, संसार तुम्हारी पूजा करेगा। तुम्हारे चरणों में संसार की दौलत ढेर हो जाएगी। जो तुम चाहोगे तुम्हें हासिल हो जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति हासिल करने के लिए तुम्हें एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा, और जब ये लंबा सफर तय हो जाएगा तो तुम एक इतना बड़ा काम सरंजाम दोगे जो संसार के बड़े बड़े ऋषि और मुनि नहीं दे सके। एक और बात का जवाब दोगी मुझे काली? पूछो। क्या तुम्हें ये बात मालूम थी उस वक्त जब मैं कलकत्ता में दाखिल हुआ? क्या बात? ये कि मैं मुसलमान हूँ। मेरे इस जवाब पर काली खामोश हो गई। फिर उसने भारी लहजे में कहा, हाँ मुझे मालूम था। जब तुम्हें ये मालूम था कि मैं तुम्हारे धर्म से नहीं हूँ, तो फिर तुमने मुझसे मेरा दीन छीनने की कोशिश क्यों की? मुझे गलाजतें पिलाकर मुझसे मेरा ईमान छीन लिया और इन रास्तों पर लगा दिया। क्यों? इसलिए कि तुम मुसलमान थे। मतलब मैं जो काम तुमसे लेना चाहती हूँ वो किसी और धर्म का आदमी नहीं कर सकता। तुमसे तुम्हारा धर्म छीनकर तुमसे वो काम कराना मेरे लिए बहुत जरूरी था। काली ने जवाब दिया, और सच्ची बात यह है कि मुझे दुख का एहसास हुआ। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ईमान चले जाने का बहुत अफसोस था। अब मुझे क्या करना होगा? जो कुछ हो रहा है एक मंसूबे से हो रहा है।
हरीश मुखर्जी तुझसे बहुत मुतासिर है, मैं यही चाहती थी। तो फिर? मैंने सवाल किया। वो तेरी बहुत इज्जत करता है, लेकिन मैं तुझे बता चुकी हूँ कि रूप गजनाली तेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। मेरा नाम उसी से मुकाबला है और मैं हर हालत में उसे वो नहीं करने दूंगी जो वो चाहती है। तुझे सारी तफसीलात अभी नहीं बताई जा सकती, लेकिन इतना जरूर जान ले कि तेरा काम बड़ी अहमियत का हामिल है और तू बहुत बड़ा दर्जा पाने वालों में से है। लेकिन इस लम्हे जब तू मेरा मकसद पूरा कर देगा, वैसे तो सारी दुनिया में मेरे चेले बिखरे हुए हैं, मैं अपनी जादुई कुव्वतों से बड़े बड़ों को मिटा सकती हूँ, लेकिन हर काम किसी न किसी के लिए मखसूस होता है। तेरे लिए मैंने जो काम रखा है वो यही है कि तू रूप गजनाली का खात्मा कर दे, और जब तू रूप गजनाली का खात्मा कर देगा तो देखेगा कि संसार में तुझे कितनी इज्जत हासिल होती है। वो बन जाएगा तू जो कोई भी नहीं होता। मैं जानती हूँ कि तेरा पिता यही सब कुछ करता था, मगर वो कामयाब नहीं हो सका, जबकि तू इस संसार में बहुत सी कामयाबियां समेटेगा। मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा तू इन बातों को छोड़, मुझे बता मुझे क्या करना है। बस जो कुछ तुझे बताया जा रहा है वो करता रहे। यहाँ खास तौर पर जैसा कि मैंने तुझे बताया कि तुझे भेजा गया है। अब यहाँ इसके बाद जो कुछ भी होगा वो सब तरतीब के मुताबिक होगा। जहाँ कहीं मेरी मदाखलत की जरूरत पेश आएगी तू चिंता मत करना, मैं तुझसे ज्यादा दूर नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ तुम लोगों के इशारों पर नाचता रहूं। इसमें कल्याण है बालिक, इसी में कल्याण है, काली ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसके बाद वो अचानक ही मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैं खुश खोंटों पर जुबान फेरते हुए उस जगह देखता रहा जहां काली गुम हो गई थी। ये सच बात है कि माजी से मेरा रिश्ता किसी तरह नहीं टूट रहा था। फिर वक्त गुजरता रहा, 2-3 दिन गुजर गए। राजवती भी मेरे सामने नहीं आई थी, लेकिन गालिबन ये चौथी रात थी कि अचानक ही एक मुलाजमा अंदर आई और मेरे सामने झुककर बोली, हंसराज महाराज, आपको हमारे साथ चलना है, कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन? मैंने सवाल किया। आप हमसे ये ना पूछे तो बेहतर है। अजीब हो तुम, मुझे बुलाने आई हो, किसी का संदेश लाई हो, मगर ये नहीं बता रही कि वो कौन है, किसका ये संदेश है। मुलाजमा कशमकश का शिकार हो गई। फिर मधुर लहजे में बोली, वो रूप गजनाली जी हैं, इस हवेली की मालिक महाराज हरीश मुखर्जी की धर्मपत्नी। मैं एकदम संभल गया। रूप गजनाली की तरफ से मुझे यह पहली मर्तबा दावत मिली थी और मैं थोड़ा सा हैरान भी था। बहरहाल जाना भी जरूरी था। चुनाचे मैं उस मुलाजमा के साथ बाहर निकल आया और वो मेरी रहनुमाई करती रही। खासा लंबा फासला तय किया। हवेली का यह हिस्सा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह मुलाजमा मुझे पेच दर पेच रास्तों से गुजारती हुई एक बड़े से कमरे में पहुंची। वहां रुककर उसने कोई कील दबाई तो एक दीवार अपनी जगह से सरक गई। दूसरी तरफ चौड़ी सीढ़ियां थी और उसके नीचे रोशनी हो रही थी। गालिबन ये कोई अजीमुशान तहखाना था। 13 सीढ़ियां अबूर करने के बाद मैं एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच गया। मेरे दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या चक्कर है, किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाऊं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल अब आप हंसा था तो क्या कर सकता था मैं चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। अचानक ही मैं उछल पड़ा। मैंने हॉल की दीवारों के साथ खड़े हुए इंसानी ढांचों को देखा, जिनकी तादाद काफी थी। उसी वक्त एक तेज सरसराहट हुई और मेरे पीछे तय खाने में आने वाला रास्ता एकदम बंद हो गया। एक दीवार ने उसे कवर कर लिया। मेरे ज़हन में बस यही बात आ रही थी कि मैं फंस गया, बुरी तरह फंस गया। वैसे रूप गजनाली के नाम पर मुझे यहाँ लाया गया। उन ढांचों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये ढांचे यहाँ क्यों रखे हुए हैं? 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और फिर 1 घंटा गुजर गया, लेकिन कोई खास बात नहीं हुई। रूप गजनाली कहीं भी मौजूद नहीं थी। मैं अपनी जगह से आगे बढ़ा और मैंने उस दीवार पर खड़े होकर देखा जिसकी दूसरी तरफ से मैं यहाँ तक आया। अब कुछ मिले या ना मिले, यहाँ से निकल भागना बहुत जरूरी है। दिल चीख कर ये कह रहा था कि यहाँ से निकल जाओ, वरना कोई मुसीबत तुम्हारा इंतजार कर रही है। दीवार में दरवाजा नहीं था। मैंने दीवार को टटोल टटोल कर दरवाजा तलाश किया, फिर दीवार के साथ साथ आगे बढ़ा। अब तो मेरे हलक से आवाजें निकल रही थीं। एक तरह से मैं चीख ही रहा था कि अचानक ही हंसी की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक कर पलटा। ये आवाज कहाँ से आई है? दरवाजा शायद यहाँ है। ये देखकर मुझ पर गशी सी तारी होने लगी कि हंसने वाला उन ढांचों में से एक था। वो मुंह खोलकर हंस रहा था। किसी ढांचे को मैंने पहली मर्तबा हंसते हुए देखा। मेरी गिग्गी बंध गई और खौफ से मैं दीवार से लग गया। ढांचा हंस रहा था और फिर दूसरे ढांचे ने भी हंसना शुरू कर दिया और इसके बाद साथ खड़े हुए सारे ढांचे हंसने लगे। उनके हंसने की आवाजें हॉल नुमा कमरे की दीवारों से टकरा टकरा कर गूंज रही थी और खौफ से मेरा खून खुश्क हो रहा था। मैंने हलक फाड़कर चीखते हुए कहा, कौन है? मुझे जाने दो,
लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैं पागलों की तरह चारों तरफ भाग रहा था और ढांचे मुसलसल हंस रहे थे। अचानक वो खामोश हो गए और सन्नाटा चीखने लगा। फिर ना जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि कमरे में धुंध भरती जा रही है, सफेद सफेद धुंध। गहरा गाढ़ा धुआं आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैलता गया और मेरा खौफ से दम निकला जा रहा था, जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली हो और उसे दबा रहा हो। आंखें हलकों से बाहर आने लगी। मैंने अपने हाथों से उन नजर न आने वाले हाथों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन गर्दन बेशक किसी ने पकड़ी हुई थी, अलबत्ता वो कलाइयां मौजूद नहीं थीं। फिर दिमाग चकराने लगा, आंखों के सामने सितारे नाचने लगे। मैंने फेफड़ों की पूरी कुव्वत सरफ की और चीख कर कहा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? रूप गजनाली, अगर ये तुम ही हो तो मेरे सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ ना हुआ और मुझ पर नीम गशी तारी होने लगी। फिर इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। ना जाने कितनी देर के बाद होश आया। गले में अजीब सी दुखन का एहसास हो रहा था, पूरा बदन ईंट रहा था। काफी देर में इसी आलम में पड़ा रहा, लेकिन फिर मैंने उठने की कोशिश की और फिर अचानक ही चौंक पड़ा, क्योंकि उन खौफनाक ढांचों का ख्याल एक लम्हे में ज़हन में आया। मेरी निगाहें इतराफ का जायजा लेने लगी और फिर यह देखकर मैं चौंक पड़ा कि वो ढांचे अब उस कमरे में नहीं थे, बल्कि ये कोई और ही जगह थी। ये भी एक बड़ा सा हॉलनुमा कमरा था जिसकी छत बहुत ऊंची थी। कमरे की दीवारों में लालटेन रोशन थी, लेकिन उनके बटन कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान भी नहीं था, अलबत्ता सामने की सिमत एक दरवाजा नजर आ रहा था जो यकीनन बाहर से बंद होगा। तमाम वाकयात मेरे जहन में आते गए। मैंने सोचा कि पता नहीं हरीश मुखर्जी को मेरे बारे में इल्म है या नहीं, या फिर काली। एक लम्हे के लिए मुझे काली के अल्फाज याद आए कि तुम जहां और जिस मुसीबत का भी शिकार होगे, मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं होंगी। तो क्या मैं इसे इस वक्त पुकारूं? लेकिन ना जाने क्यों दिल ने यह बात तस्लीम नहीं की कि मैं उसे आवाज दूं। अपने तौर पर ही जो कुछ हो सकता था वो देख रहा था। काफी देर हो गई। फिर मैंने अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि दरवाजा बंद है या नहीं। दरवाजा छू कर देखा। मेरे अंदाजे के मुताबिक दरवाजा अंदर से ही बंद था। मैं वापस पलट आया। मेरे होशो हवास जाग गए और एक एक चीज का मैं अच्छी तरह जायजा ले रहा था। अचानक मेरी नजर एक अजीब सी शय पर पड़ी। ये एक दीवार में नस्ब कोई मुजस्मा था और बहुत गौर करने पर ही नजर आता। उस मुजस्मे से थोड़ी दूर एक और मुजस्मा था जो गालिबन नीले रंग का था। मैंने चारों दीवारों को गौर से देखा। ये 10 मुजस्मे थे, अजीबोगरीब शक्ल के हामिल, और फिर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से साफ नजर नहीं आ रहे थे। मैं वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। अब इंतजार के अलावा और क्या किया जा सकता था। फिर मेरी नजर एक दीवार की जानिब उठ गई और एक बार फिर मेरे बदन के रोंगटे खड़े होने लगे। दीवार पर लगे हुए मुजस्मों में से 2 नीचे की तरफ से रखने लगे। मुझे अच्छी तरह याद था कि ये चारों मुजस्मे एक ही कतार में लगे हुए थे, लेकिन अब मामला बिल्कुल ही अलग था। फिर मैंने दीवारों को देखा और मेरे बदन की लर्जिशें तेज हो गईं। फिर बाकी दीवारों पर लगे हुए मुजस्मे भी अपनी जगह से नीचे उतर आए। अजीब सी तर्ज के मुजस्मे अब भी इतनी बुलंदी पर थे कि बहुत ज्यादा साफ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब उनकी तरतीब जरूर खराब हो गई। ये सारे मुजस्मे दीवारों से नीचे की तरफ फिसलने लगे और इतने नीचे आ गए कि मैं बासानी उन्हें देख सकता था। एक मुजस्मे का सर गाय का था, बकिया धड़ इंसानी शक्ल में था। उसका रंग भी काला था और वो बड़ा खौफनाक लग रहा था। एक मुजस्मा पीले रंग का था, उसका धड़ भी इंसान का था और चेहरे की जगह चीते का सर तराशा हुआ था, जिसमें उसके दांत भी झांक रहे थे। फिर एक तरह की दीवार पर लगे हुए मुजस्मों ने हरकत की और उनकी जगह आपस में तब्दील हो गई, और फिर सबने आपस में जगहें बदलना शुरू कर दी। वो बासानी दीवार पर फिसल रहे थे और मेरा दम निकला जा रहा था। मेरी निगाहें उन मुजस्मों का जायजा ले रही थी। अब मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल शुबा नहीं था। मुजस्मे बार बार जगहें बदल रहे थे। अचानक ही उस नीम तारीक कमरे में रोशनी हो गई। इसके साथ ही दीवारों पर सरसराहटें उभरी और तमाम मुजस्मे दीवारों पर दौड़ने लगे। यूं लगता था जैसे वो जानदार हों और किसी को देखकर अपनी जगहों से दौड़ पड़े हों। फिर वो उस जगह जा पहुंचे जिस जगह मैंने उन्हें पहले देखा। अभी मैं हैरत से उन मुजस्मों की हरकत देख रहा था कि दरवाजा खुला और 4 अफराद अंदर दाखिल हुए, लेकिन इस तरह के उन्होंने अपने शानों पर ताबूत उठाया हुआ था। उन्होंने बड़े इत्मीनान से वो ताबूत नीचे रख दिया और इसके बाद उसी तरह वापस मुड़ गए। मैं हैरानी से ताबूत को देख रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि ताबूत के पास पहुंच जाऊं। अचानक ही ताबूत के अंदर कुछ जुम्बिश हुई और मुझे यूं लगा जैसे ताबूत के अंदर लेटा हुआ जिस्म उठ रहा हो। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर ताबूत में उठकर बैठने वाले उस जिस्म को देखा और मेरा दिल धक से हो गया। वह रूप गजनाली ही थी, एक खूबसूरत लिबास में मलबूस। उसका चेहरा उस वक्त भी तमतमा रहा था
और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। फिर वो ताबूत से बाहर निकल आई। कमबख्त बेइंतहा हसीन थी। मैं उसे देखता रहा। अचानक ही कुछ अफराद अंदर दाखिल हुए। उन्होंने हाथों में कुर्सियां उठाई हुई थी, जो उन्होंने दरमियान में रख दी और फिर उसी तरह सर झुकाए हुए वापस चले गए। बैठो हंसराज, बैठ जाओ, रूप गजनाली ने कहा और खुद मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने बामुश्किल अपने आप को कंट्रोल किया और इसके बाद मैं उस सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन उसी वक्त हरीश मुखर्जी ने मुझे तलब कर लिया और मुझे आने में कुछ दिक्कत हो गई। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए खेलकूद का सामान मुहैया कर दिया था, तुमने यकीनन उससे मजा लिया होगा। दिल तो चाहा कि माँ बहन की गालियां शुरू कर दूं। क्या दिलचस्प खेल शुरू किया था उसने, मेरी जान ही निकाल ली थी। मैं सर्द निगाहों से उसे देखता रहा तो वो बोली, अपना जहन मत खराब करो। ये आम मनाजिर दिखाने से मेरी ख्वाहिश ये थी कि तुम थोड़ा सा मुझसे मुतारिफ हो जाओ। मैं कोई आम और मामूली औरत नहीं हूँ। एक बहुत बड़ा मुकाम है मेरा और एक बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार होकर मैं तुम्हें यहाँ नजर आ रही हूँ, जबकि ये मेरी मंजिल नहीं। जी, मैं तुमसे जो कुछ कह रही हूँ वो समझ में आ रहा है तुम्हारी। अपने जहन को गुस्से का शिकार मत करो, बल्कि जो कुछ मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। तुम काली के दास हो, हालांकि तुम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हो। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि वो तुम्हें अपने जाल में क्यों फंसाना चाहती है? मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ महारानी जी, इसलिए कोई ऐसा जुमला कहने से गुरेज करूंगा जो आपकी शान के खिलाफ हो। थोड़ी देर के लिए मुझे दोस्ताना अंदाज में देखो और जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ उसे सुनो। बेहतर होगा कि तुम अपनी मंजिल तलाश करो और हमारे बीच मत आओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। और अगर तुम इससे बाज ना आए तो खो जाओगे, ऐसे खो जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। धमकियों के अलावा आपके पास कुछ और है मेरे लिए? आखिरकार मैंने जुबान खोल ही दी। हाँ, बहुत कुछ है हंसराज, हम नहीं जानते कि तुम अपने दिल में क्या सोचते हो हमारे लिए, लेकिन हमारा मसला बहुत गंभीर है। काली नहीं चाहती कि मैं अपना मकसद हासिल करूं, डरती है वो मुझसे। हालांकि वो बहुत बड़ी जादूगरनी है, बड़ा नाम है उसका, जबकि मुझे कोई भी नहीं जानता और मैं चाहती भी नहीं हूं कि कोई मुझे जाने। उसका ख्याल गलत है मेरे बारे में। वो सोचती है कि शायद मैं उसकी जगह लेना चाहती हूँ। काश कोई उसे ये बता दे कि मुझे उसकी जगह से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं अपना मकसद चाहती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ इतना कि तुम अपनी राह अलग तलाश करो, इन हंगामों से दूर हट जाओ, वरना तुम शिकार हो जाओगे। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो महारानी जी, मैंने बेवकूफ़ी से कहा। यही कि तुम काली से हटकर मेरे लिए काम करो, एक छोटा सा काम। खूब, तो आपके लिए भी काम करना पड़ेगा मुझे? पड़ेगा नहीं, मजबूरी की बात नहीं है, मैं ताबून चाहती हूँ। काम क्या है? काम का आगाज उस वक्त हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जब आगाज हो जाएगा तो मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ। बस ख्याल रखना कि अगर वो तुम्हें मेरे खिलाफ किसी काम के लिए आमादा करे तो तुम उससे गुरेज करना। और अगर महाराज हरीश मुखर्जी मुझसे कुछ कहें, वो तुमसे वही कहेंगे जो मैं चाहती हूँ। राना मेरा पति है और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि एक खास मकसद के तहत मैंने उससे ब्याह किया है, मगर मुझे पता भी तो चले कि मुझे करना क्या है। ठीक है, मैं काली के लिए नहीं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, लेकिन वो काम क्या है और इससे मुझे क्या नफा नुकसान होगा? तुम जानते हो कि काली ने तुमसे अपने मकसद की तकमील के लिए तुम्हारा धर्म छीना है। उसने गाय का पेशाब मिला हुआ खून तुम्हें पिलाकर तुमसे तुम्हारा ईमान छीन लिया है। इसी से अंदाजा लगा लो कि वो तुमसे कितनी मुखलिस है। अगर मैं उसकी जगह होती और कुछ होता या ना होता, तुमसे तुम्हारा ईमान ना छीनती। इसमें कोई शक नहीं कि रूप गजनाली के अल्फाज ने मुझे मुतासिर किया था। जो होना था वो नाशाइस्तगी में हो गया था, लेकिन जो हो गया था वो मेरे लिए बड़ा दिलदोज था और मैं इससे किसी तरह खुश नहीं था। मैं कोई भी ऐसी ताकत नहीं चाहता था जो अपने दीन ईमान को खोने के बाद मुझे मिले। मैंने उससे कहा, ठीक है रूप गजनाली जी, मैं देखूंगा कि राना हरीश मुखर्जी मुझसे क्या चाहती हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे मिलती रहूंगी। ये तो मैंने तुमसे अपना तारुफ कराया है, लेकिन इसके बाद मेरी तुमसे बाकायदा मुलाकात होगी, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। इसके बाद मेरी वापसी पहले की निस्बत बहुत आसान हुई और मैं अपनी रिहाइश का यानी राना हरीश मुखर्जी के उस मेहमान खाने में पहुंच गया जो मेरे लिए मखसूस कर दिया गया था। वक्त गुजरता रहा। फिर उस वक्त रात के गालिबन 3 बजे थे जब किसी ने मेरा पांव पकड़कर हिलाया और मेरी आंख खुल गई। देखा तो सामने काली खड़ी हुई थी। बड़ी जोर का गुस्सा आया था मुझे और मैं उसे घूरने लगा। मजबूरी है, तुम्हारे लिए मैं कितने खतरे मोल ले रही हूं तुम नहीं जानते। मैं बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर यहां तुम्हारे पास आई हूं। दुश्मन की किचाड़ में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं। ना जाने कैसे कैसे मंत्रों को खुद पर लपेटकर मैं यहां तक आती हूं। बराहे करम शांत हो जाओ।
مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس نے تمہیں بلایا تھا اور اس کے بعد میرے بارے میں تمہیں خوب بھڑکایا تھا، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے تمہارا جیون بچایا ہے، ورنہ یہاں ہندوستان میں تم اتنی مشکلات میں پڑ چکے تھے کہ اگر میں تمہاری سہایتا نہ کرتی تو اب تک تمہیں سزائے موت ہو چکی ہوتی۔ دیکھو کالی دیوی، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے میرا ایمان چھن گیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری محبت کرنے والی روحیں اب مجھ سے نفرت کرتی ہیں، لیکن جہاں تک تمہاری ان دھمکیوں کا تعلق ہے تو میں تمہیں صرف ایک بات بتا دوں۔ مجھے بچپن ہی سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، اور یہ بات میرے دل میں موجود ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ تم میرا کیا بگاڑ سکتی ہو؟ صرف اتنی ہی نہ کہ میں مر جاؤں گا، مرنا تو ہر شخص کو ہے، چنانچہ تم مجھے بیکار دھمکیاں نہ دیا کرو۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہی، بلکہ جب تم میرے کام کی تکمیل کر دو گے تو دیکھو گے کہ تم کتنی مہان آتما بن چکے ہو۔ میں تمہیں جادو کا وردان دوں گی، ایسا انعام دوں گی تمہیں کہ تم جیون بھر اس پر فخر کرو گے کہ تم نے میرا ساتھ دیا۔ بہت کچھ ملے گا تمہیں میرے پاس سے، لیکن اس کے لیے تمہیں محنت کرنا ہوگی۔ اب کیا کرنا ہے مجھے یہ بتاؤ، ابھی تھوڑا سمے لگے گا۔ اب جب اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے آمادہ کیا ہے تو پھر اس سے تھوڑا سا تعاون کرو اور دیکھو کہ وہ تم سے کیا چاہتی ہے۔ میں تم سے بس یہی کہنے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے پر مسلسل عمل کر رہا ہوں، اب بھی تمہارے کہنے پر ہی عمل کروں گا، میں نے بیزاری سے کہا۔ چلتی ہوں، وہ بولی اور وہاں سے نکل گئی۔ پھر 2 یا 3 دن بڑے سکون سے گزرے۔ رانا ہریش مکھرجی نے چوتھے دن مجھے طلب کر لیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو روپ گجنالی بھی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ رانا ہریش مکھرجی نے کہا، معاف کرنا ہنس راج، تمہارے ساتھ تو میری ملاقاتیں ہی نہیں ہوئی، بس اتنا مصروف تھا کہ مل نہیں سکا تم سے۔ لیکن مجھے بس ایک بات بتاؤ، یہاں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں رانا صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہاں آپ نے میرے لیے بڑے آرام کا بندوبست کر دیا ہے، حالانکہ میں اپنے آپ کو ایک نوکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں۔ کبھی بھی مت سمجھنا، ہمیں نوکروں کی نہیں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر تم جیسا بہادر شکاری نوکر رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ نے ابھی تک مجھ سے کوئی کام تو لیا ہی نہیں، اسی لیے تو بلایا ہے تمہیں۔ ہماری یہ مہارانی روپ گجنالی تم سے کوئی کام لینا چاہتی ہیں اور تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے روانہ کرنا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دشمن تمہارا پیچھا کریں گے، ان سے ذرا ہوشیار رہنا۔ آپ جیسا پسند کریں، بس تم ان کا یہ کام کر کے واپس آ جاؤ۔ ہم شکار کا پروگرام بنا لیں گے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جم کاربٹ جی بھی ان دنوں ساؤتھ بان کے جنگلوں میں شکار کھیلنے کے لیے آ رہی ہیں۔ بیلا کھیون کا علاقہ ان کا پسندیدہ علاقہ ہے، اور یہ سچ ہے کہ بیلا کھیون کے جنگلات میں اتنے درندے ہیں کہ دنیا کے کسی ایک جنگل میں اتنے نہ ہوں۔ جی، تو جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ روپ گجنالی جی تم سے کام لینا چاہتی ہیں، 4 آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور کام کی نوعیت کا تمہیں اسی طرح پتہ چلے گا جب تم وہاں پہنچو گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تمہیں وہیں ساؤتھ بھان میں ملیں، لیکن اس سے آگے بیلا کھون کے جنگلات ہیں جن میں ایسی ایسی کہانیاں بکھری ہوئی ہیں جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو حیران رہ جاؤ گے۔ تو مجھے ساؤتھ بھان روانہ ہونا ہے؟ ہاں، لیکن کام کیا ہے؟ اب روپ گجنالی بولی، ساؤتھ بھان میں ہمارے 2 آدمی تمہاری نگرانی کریں گے۔ جب تم ایک مخصوص جگہ پہنچ جاؤ گے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ تم ہماری بات مانتے ہو یا نہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جیسا آپ حکم کریں گے میں کروں گا، میں نے جواب دیا۔ بس تو تیاریاں کی جا رہی ہیں، تمہیں روانہ ہونا ہے، میں تیار ہوں۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا اور سوچنے لگا کہ ساؤتھ بھان کا علاقہ کیسا ہو۔ پھر میری زندگی کی مشکلات کا سفر شروع ہو گیا۔ مجھے کچھ ہدایات دی گئیں اور اس کے بعد 4 افراد کو میرے ساتھ کر دیا گیا۔ مجھے ایک کافی لمبا سفر طے کرنا پڑا اور میں خاموشی سے ان تمام راستوں کو دیکھتا رہا جہاں سے گزر کر مجھے ساؤتھ بھان کے علاقے میں لایا گیا۔ ساؤتھ بھان علاقہ ہمالیہ کی ترائیوں میں ایک پراسرار علاقہ تھا۔ میں دریا کے کنارے پہنچ گیا، لیکن اس وقت شام کے سائے چاروں طرف پھیلنے لگے اور ہم لوگوں نے دریا کے کنارے قیام کیا کہ رات کی تاریکی میں کچھ پراسرار افراد نے ہم پر حملہ کر دیا۔ پھر گولیاں چلیں اور میرے ساتھ آنے والے 4 آدمی کہیں ہلاک ہو گئے۔ میں ان گولیوں سے بچنے کے لیے دریا میں کود گیا اور تیزی سے تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں دریا کے کنارے پر پہنچ جاؤں، مگر دریا کی لہریں بہت تیز تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے اچانک ہی سیلاب آ گیا ہو۔ میری کوشش کے باوجود دریا کی طوفانی لہروں نے مجھے دوسرے کنارے پر نہ جانے دیا اور میں دریا کے عین درمیان آ کر سامنے کی طرف بہنے لگا۔ دریا کی خوفناک لہریں مجھے طوفانی رفتار سے آگے بڑھائے لیے جا رہی تھیں۔ میں بھرپور طریقے سے ہاتھ مار رہا تھا مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ رات کا اندھیرا فضا پر مسلط تھا اور مجھے دریا کی دھندلی لہروں کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ دریا کا پارٹ آگے جا کر کافی چوڑا ہو گیا۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا
आसमान पर सितारे चमक रहे थे और अब उनकी फीकी फीकी रोशनी में मुझे दरिया का मुटियाला पाट नजर आने लगा। दूर किनारे पर घने जंगलों की स्याह लकीर फैलती जा रही थी। मैं अपने तौर पर सरतोड़ कोशिश करता रहा। लहरें चट्टान बनकर मेरे रास्ते में हाइल हो रही थीं और मैं खुद को दरिया की लहरों के रहमो करम पर महसूस कर रहा था। इतना लंबा सफर तय हो गया था और मेरी सारी जिद्दोजहद बेमकसद ही साबित हो रही थी। आखिरकार यही सोचा कि अब अपने आप को दरिया की लहरों के हवाले कर दूं। गर्ज ये कि मेरी आंखें बंद हो गईं और मुझ पर जैसे बेहोशी सी तारी हो गई। कुछ याद नहीं रहा कि कितना वक्त गुजरा। मैं नींद के आलम में दरिया के साथ साथ बहता जा रहा था कि अचानक नींद का असर गायब हो गया। मेरी आंखें खुल गईं और जो तब्दीली मैंने महसूस की वो ये थी कि जहां दरिया का बहाव ना होने के बराबर था, इसके अलावा जो एक खौफनाक सूरत हाल निगाहों में आ रही थी वो ये थी कि मुझे दरिया में बहते हुए बड़ा नामालूम वक्त गुजरा। लेकिन उस वक्त शाम हो रही थी। मेरे दोनों जानिब पहाड़ी सिलसिले दूर निगाह तक फैले चले गए थे। सूरज उन पहाड़ियों के पीछे मगरिब की जानिब छुप गया। पहाड़ी ढलानों पर गुंजान जंगल ही जंगल थे, जिन पर सुरमई रंग की धुंध उतर रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि मेरे नीचे पत्थर बिखरे हुए हैं। यहाँ दरिया का पाट बड़ा ही ऊंचा था और मुझे यहाँ खड़े होकर चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन मैं दोनों हाथों पैरों के बल पत्थरों पर चलने लगा और थोड़ी देर के बाद मैं किनारे पर पहुंच गया। किनारे पर भी दरियाई घास उगी हुई थी। उनमें मेंढक और झींगर बोल रहे थे। दरिया से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लिबास वगैरह की भी जो हालत बता रही थी वो बताने के काबिल नहीं। कद्दे आदम घास में से बाहर आया तो देखा कि मेरे सामने स्याही माइल छोटी छोटी पहाड़ियां दूर तक बिखरी हुई हैं। ये एक बहुत ही खौफनाक जंगल था। जगह जगह बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे, जिन पर भूरे रंग की काई जमी हुई थी। पता नहीं कौन सी जगह थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यह अंदाजा हो रहा था कि दरिया के बहाव पर जिस तरह बहता रहा हूं, इसका मतलब यह है कि बहुत फासला तय कर लिया है। सारी रात और तकरीबन सारा दिन और एक बार फिर रात हो चली थी। मैंने इस ख्याल से पहाड़ियों की तरफ चलना शुरू कर दिया कि शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां अपने थके हुए वजूद को पनाह दे सकूं। जूं जूं मैं आगे बढ़ रहा था, दरख्तों पर परिंदों का शोर ज्यादा होता जा रहा था, यहां तक कि मैं एक जंगल से निकलकर पहाड़ी के दामन में आ गया। उस पहाड़ी के ढलान पर दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े हुए थे और फिर मेरी निगाहों ने उस इमारत को देखा जिसका तर्ज तामीर मंदिरों जैसा था। इमारत की दीवारें एक तरफ को झुकी हुई थीं। घास में छुपा हुआ बड़े बड़े पत्थरों का जीना ऊपर की इमारत तक चला जा रहा था, जिसे देखकर यह अंदाजा होता कि यह किसी कदीम मंदिर की इमारत ही है। मैंने दरख्तों के बीच से नजर आने वाले आसमान को देखा। वहां स्याह बादल उड़े चले आ रहे थे। एक दो बार उन बादलों में बिजली की चमक भी लहराती नजर आई और इसके साथ ही हल्की सी गिड़गिड़ाहट भी सुनाई देने लगी। बारिश की आमद के आसार थे और ऐसे वक्त में वो टूटा फूटा खंडर नुमा मंदिर मेरे लिए साया रहमत कहा जा सकता था। अगर ये ना होता तो बारिश में दरख्तों के नीचे रात गुजारनी पड़ती। दरिया के सफर के दौरान मेरे जिस्म में जगह जगह खराशें भी आ गई थीं, जिनमें अब हल्की हल्की जलन महसूस हो रही थी। उस वक्त ये मंदिर मेरे लिए बहुत ही बड़ी रहमत थी। मैं घास में पत्थरों के जीने पर से गुजरता हुआ आखिरकार मंदिर के दरवाजे पर आ गया। मंदिर का दरवाजा दूसरी तरफ दीवार के साथ एक तरफ झुका हुआ था और खासा छोटा था। दरवाजे का एक पट इस तरह अपनी जगह से उखड़ा हुआ था कि अंदर जाने का रास्ता खुद ब खुद बन गया था। मंदिर की हालत बेपनाह खस्ता थी। लगता था कि कदीम तरीन अरसे से यहाँ किसी इंसान के कदम न आए हों। वैसे भी जिस वीरानी में यह मंदिर वाक़ था, वहां भला इंसान कहाँ से आए। बादलों में बिजली की चमक फिर नमूदार हुई और हल्की सी गरज सुनाई दी। फिर इसके बाद एकदम से मोटी मोटी बूंदें नमूदार होने लगी। मैं पहले ही भीगा हुआ था। भीगने से मुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अभी भीगूं। एक अजीब सी थकन और एक उदासी जो मेरी फितरत में रच गई थी। मैं मंदिर के पट में से अंदर दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा था। पहले तो मुझे कुछ नजर न आया, फिर पथरीली दीवारों का खाका सा उभरने लगा। ये एक नीची छत वाला कमरा था। पत्थर ही से दीवारें बनाई गई थी। फर्श पर बेपनाह पत्थर बिखरे हुए थे। अब उस वक्त इस मंदिर का जायजा लेने की सकत नहीं थी। मैं तो यहाँ आराम करने आया था। चुनाचे मैं दरवाजे के सुराख के करीब दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। रात का अंधेरा बाहर जंगल में फैल गया। मोटी मोटी बूंदों ने आखिरकार मूसलाधार बारिश की सूरत इख्तियार कर ली। जंगलों में मूसलाधार बारिश की आवाज ऐसी होती है कि उसके सिवा कुछ सुनाई ना दे। हालांकि मूसलाधार बारिश की आवाज बड़ी दिलकश होती है, लेकिन यह भी वक्त वक्त की बात होती है। मैंने अपना सर दीवार के साथ लगा लिया और अब उस गुनूदगी का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था जो दरिया के वस्त में पहुंचकर मुझ पर तारी हुई और जिसकी वजह से मैं बेखबरी के आलम में बहता हुआ इस गुमनाम इलाके में पहुंच गया।
रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती चली गई। बारिश एक ही रफ्तार से जारी थी। मंदिर के इस तरफ दरवाजे के सुराख में सिवाय तारीक जंगल के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे ख्याल में आधी रात गुजर चुकी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज रफ्तार बारिश की आवाज कम होती चली गई। नींद मेरी आंखों से काफी दूर थी, क्योंकि एक रात और तकरीबन पूरा ही दिन बेहोशी के आलम में गुजारा था, और शायद इसी बेहोशी ने नींद की कसर भी पूरी कर दी। फिर शायद रात का तीसरा पहर होगा कि मुझे उस वीरान कमरे में, जहां दीवार के साथ लगा बैठा था, पैरों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैरों से चल रहा हो। मेरी आंखें बेख्तियार खुल गईं। यहाँ का जो आलम था, उसमें इसका तो कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि कोई जीरू यहाँ मौजूद हो। फिर कौन हो सकता है? मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे कमरे में कुछ नजर नहीं आया। हर तरफ छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे, लेकिन पाँव की आहट की आवाजें अब भी आ रही थीं। यूं लग रहा था जैसे कोई मेरे करीब से गुजरकर सामने वाली दीवार की तरफ जा रहा है, मगर वहां तो कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि वीरान जगह है, हो सकता है यहाँ बदरूहों का बसेरा हो। वैसे कदीम हिंदुस्तान के वीरान मंदिरों में बदरूहों के ठिकाने ही हुआ करती हैं, लेकिन मुझ पर उनका ज्यादा खौफ नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि पहले ही मुझ पर 2 बदरूहों ने कब्जा कर रखा है और इनमें से हर एक मेरी हिफाजत के लिए कमर बस्ता है। लेकिन एक बात मैं जो खास आपको बताऊं कि इंतहाई बुरे हालात में भी मैंने एक बार भी काली को नहीं पुकारा, जिसने मुझसे हर तरह की मदद का वादा किया था और जो कहती थी कि तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहूंगी। उसे पुकारने को मेरा दिल ही नहीं चाहता था। मुझे अच्छी तरह याद था कि मेरे वालिद साहब ने एक मर्तबा मुझसे यही कहा था कि बेटा, कितना ही मुश्किल वक्त तुम पर क्यों ना पड़े, खुदा के सिवा किसी और से मदद ना मांगना। और ये बात मैंने अपनी गिरह में बांध ली। जबकि मुझसे मेरा दीन, धर्म, ईमान सब कुछ छिन चुका था, तब भी खुदा के सिवा किसी को नहीं पुकार सकता था। और जब भी मैं खुदा का नाम लेने की कोशिश करता, मेरी जुबान जैसे ईंटने लगती, और इसकी वजह मुझे मालूम थी। काली बता चुकी थी कि उसने सबसे पहले मुझे गलाज़तें खिलाकर मेरा ईमान छीना है। बहरहाल सोचता जरूर था, उस वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि ये बदरू किसकी है और किस लिए यहाँ आई है। मैंने पैरों की आहटों पर कान लगा दिए। अब कपड़ों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। फिर ये सारी आवाजें गायब हो गईं और वही गहरा गंभीर सन्नाटा तारी हो गया। इतना तो अंदाजा मुझे हो गया था कि मंदिर में जो आवाजें सुनाई दी हैं वो यकीनन बदरूहों की आवाजें हैं, लेकिन वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि काली ने अपना हिसार मेरे गिर्द कायम कर रखा है। और मोहतरमा रूप गजनाली भी मेरी मुहाफजा बन गई थी, क्योंकि उसने साफ कह दिया था कि उन्हें भी मेरी जरूरत है। मैंने दीवार के साथ दोबारा अपना सर लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बेचैनी से सुबह का इंतजार कर रहा था और ये सोच रहा था कि सुबह हो तो सोचूं कि अब मुझे क्या करना है। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी और मेरे ख्यालात और तसव्वुरात का सिलसिला टूट गया। लेकिन ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी, बल्कि यूं लगता था जैसे किसी धात पर कोई वजनी चीज बजाई गई हो। मैंने आंखें खोली और फिर इधर उधर देखने लगा। फिर मुझे सरगोशी में बातें करने की आवाज सुनाई दी। उनमें औरतों की आवाजें भी थीं और मर्दों की आवाजें भी। वो बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें इतनी मध्यम और सरगोशियों में थीं कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या एक बार फिर बदरूहों ने मेरे इर्द गिर्द अहाता किया है? मैंने अपने दिल में सोचा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अंदाजे के मुताबिक अंधेरे कमरे में उस तरफ बढ़ा जिस तरफ मेरे ख्याल के मुताबिक पुरस्कार मर्दों और औरतों की आवाजें आ रही थीं। मेरे पाँव में पथरीली जमीन आ गई और मैंने दीवार के साथ कान लगा दिया। आवाजें उस दीवार के पीछे ही से आ रही थीं। मैंने दीवार को हाथ से टटोलना शुरू किया कि शायद वहां कोई खुफिया दरवाजा हो, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर अचानक ही एक अजीब बात हुई कि मैंने जो ही दीवारों से कान हटाया, आवाजें मेरे पीछे से आने लगीं। फिर इसके बाद सारा कमरा आवाजों से भर गया। मैंने सोचा कि इस बकबक से बचना ही चाहिए, ख्वामखा किसी मुश्किल या उलझन में न फंस जाऊं। मैंने दूसरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया तो मेरे आगे जैसे एक दीवार सी आ गई, जो मुझे नजर तो नहीं आती थी, मगर महसूस हो रहा था कि वो एक मजबूत दीवार है। मैंने बाहर जाने का इरादा तर्क कर दिया। इसके साथ ही जैसे वो गैबी दीवार आगे से हट गई, मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलने लगा तो वहां भी ऐसी ही मजबूत दीवार मेरे सामने हायल हो गई। मैं कुछ घबरा सा गया। क्या ये सब कुछ मेरे साथ एक सोचे समझे मंसूबे के साथ हो रहा है? मगर इन बदरूहों को मुझसे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं अभी यही सोच रहा था कि अचानक ही घुंघरुओं की झनकार और रक्स की आवाजें आना शुरू हो गई और मैं नाच कर रह गया। बाकायदा रक्स किया जा रहा था। नुस्वानी और मर्दाना कहकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये रक्स करती हुई अप्सराएं या बदरूहें दिखाई नहीं दे रही थीं।
मैं अहमकों की तरह उन आवाजों को सुनता रहा। रक्स काफी देर तक किया जाता रहा। फिर इसके दरमियान एक नुस्वानी आवाज ने कोई अजीबोगरीब गीत भी थोड़ी देर के लिए गाया। ये लंबी लय और आवाज बड़ी दर्द अंगेज थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रो रहा हो। उस गाने के साथ ही रक्स की ताल भी मध्यम हो गई। मैं खामोश दीवार के साथ लगकर ये सारा नजर न आने वाला पुरस्कार खेल सुन रहा था। ये रक्सो सुरूर और नुस्वानी आवाजों के नकरई कह कहे काफी देर तक जारी रहे। फिर दरवाजे के सुराग से सुबह की रोशनी अंदर आने लगी तो ये आवाजें भी गायब हो गईं। मेरे लिए ये एक बहुत ही अजीब तजुर्बा था। ना मुझे रात को कोई खौफ महसूस हुआ और ना मैं परेशान हुआ। बस मैंने वैसे ही इस बकबक से दूर हो जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे रास्ते में कोई तिलिस्मी दीवार हायल हो गई थी। अभी तक मैं ये समझ नहीं पाया कि उस तिलिस्मी दीवार ने मुझे किस लिए रोका। जाहिर है यह हरकत बदरूहों ने ही की होगी, मगर इससे उनका मकसद क्या था। सुबह हो चुकी थी और अब मुझे इन मामलात में ज्यादा दिलचस्पी लेने की जरूरत थी भी नहीं। मैं उठकर सुराख में निकलकर बाहर जाने लगा तो अचानक ही मेरी नजर दरवाजे की जानिब पत्थर के करीब पड़े हुए कांसी के एक छोटे से बुत पर पड़ी। ये फन उठाए हुए सांप का बुत था, जो बहुत छोटा सा था। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा और फिर उसे उठाकर बाहर रोशनी में ले आया। सांप की आंखों की जगह स्याह पत्थर के दो नन्हे से नुक्ते लगे हुए थे जो रोशनी में चमक रहे थे। ये छोटा कांसी का सांप फन उठाए हुए था, लेकिन एक और खौफनाक एहसास ने एक लम्हे के लिए मुझे लर्जा दिया। मुझे महसूस हुआ कि सांप के बुत का जिस्म बहुत ही खफीफ तौर पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता हिलता है। ये वाकया 2 या 4 लम्हों का होता था और मुझे बाकायदा उसके कांसी के जिस्म की धीमी धीमी धमक अपने हाथ पर महसूस हो रही थी। पता नहीं ये खौफनाक चीज क्या है। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि इस बुत का मेरे हाथ पर होना एक गैर मुनासिब बात है। इस ख्याल के आते ही मैंने उसको एक दरख्त के तने के पास रख दिया, जिसकी शाखों में से अभी तक बारिश का पानी टपक रहा था। मैं चलने लगा तो एक नजर सांप के बुत पर डाली। मैं ठिठक सा गया और यूं लगा जैसे सांप ने फन जरा घुमाकर मेरी तरफ देखा हो। क्या ये सब कुछ वहम है या फिर मैं इस तिलिस्म कदम में फंस गया हूँ? आखिरकार मैंने इन तमाम चीजों पर लानत भेजी और वीरान मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगा।